इस वक्त मैं बीएमसी हेडक्वार्टर में मौजूद हूं इसलिए क्योंकि आज मुंबई मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। बीएमसी की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। न सिर्फ दिल्ली सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी कहा कि आप मुंबई महानगर पालिका से बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और उस दौरान ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन कुछ ही दिनों में किस तरह से इसे ठीक कर लिया गया। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, इसको लेकर मुंबई महानगर पालिका से आप समझें, ये सुझाव दिया गया। और इस वक्त मैं मुंबई के बीएमसी के म्यूनिसिपल एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी जी के साथ हूं, हेल्थ विभाग के। इनके ऊपर एक साल से जो जिम्मा है कोरोना महामारी को संभालने का, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सिटी सेंटर शो की आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। जो आज ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि आपने संक्रमण पर काबू पाया, न सिर्फ इतना कि ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसको भी ठीक किया, इस टिप्पणी पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? टिप्पणी से पाकर तो खुशी तो हुई है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ गया है और हमको तेज़ी से भी काम करना पड़ेगा और भी हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसका भी एहसास हमको है और हम उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जी, जिस मुंबई मॉडल को लेकर बात हो रही थी और सुझाव दिया गया था, सर क्या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से आपसे संपर्क करने की कोशिश हुई है आज? हाँ, निश्चित रूप से संपर्क हुआ है और हमने हमारी जो मॉडल में हमने जो काम किया है, जैसा हमारे तरीके थे और जो हमने अलग अलग सिस्टम सेट की थी वो उनके साथ में साझा की है और निश्चित रूप से हो सकता है कि उनको भी उसका कुछ न कुछ फ़ायदा होगा या उनके सिस्टम में भी अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो हमको भी उसमें खुशी होगी। जी, आपकी इस बातचीत का भले ही आप डिटेल हमको अभी मीडिया को ना बता सकें, लेकिन मुंबई मॉडल क्या रहा सर? मुंबई बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे ट्रैकिंग करना, टेस्टिंग करना और ट्रीटिंग करना, उनको ट्रीट करना पड़ेगा और साथ में मुंबई का जो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस है उसमें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कोई घनी आबादी वाले इलाकों में से लोगों को बाहर करके क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करना, उनका इलाज करवाना, उनकी टेस्टिंग करवाना, टेस्टिंग में अगर पाए जाते तो उन पर फिर से आइसोलेशन सेंटर में दाखिल कराना। इसके साथ ही हमने जो बाकी जो बिल्डिंग है वही सेम मॉडल हमने बिल्डिंगों में भी लगाया। बिल्डिंग में भी जो भी हमने बिल्डिंग सील की थी उनका भी टेस्टिंग करके जो पॉजिटिव पाए गए उनको ट्रीटमेंट के लिए दाखिल कराना, या तो अगर कोई अगर होम आइसोलेशन में है तो हमारे जो वार्ड वॉर रूम है, जो हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो था वो काफ़ी हमको फ़ायदेमंद साबित हुआ, ताकि हर पेशेंट हम नज़र रख सके, उनके संपर्क बना कर रख सके और जब भी उसको ज़रूरत महसूस हुई उस पेशेंट को कहीं हॉस्पिटल में दाखिल कराने की, तब हमने उसको एम्बुलेंस से द्वारा हमने शिफ्ट किया। तो इसकी वजह से हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद में हमने जो एक डिसीजन ये लिया था कि हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में केसेस कम हो रही थी, लेकिन हमने ये तय किया कि जब तक 31 मार्च तक अगर सेकंड वेव नहीं आती है तो उसके बाद में हम सोचेंगे डिसमेंटल करने का। और हमने हमारी जो सुविधाएं थी, पेशेंट नहीं थे, बेड खाली थे और मेंटेनेंस का भी चार्ज लग रहा था, वहाँ पर वैक्सीनेशन होता रहा, वैक्सीनेशन होता, हमने उसको तब्दील किया वैक्सीनेशन में और उसके साथ में हमने जो सिस्टम थी वैसे के वैसे बरकरार रखी। उसके जैसे जैसे अप्रैल महीने में या मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में जैसे केसेस बढ़ने लगी हम उनको दाखिला करा सके। और इस दरमियान हमने ऑक्सीजन सप्लाई में भी बहुत काम किया। पहले हमारी सिस्टम जो सिलेंडर में आ रही थी, क्योंकि 12 अप्रैल को 10 से 12 अप्रैल के बीच में हमने देखा था कि एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस मुंबई में नजर आ रहा था, जहां पे आपने 100 से ज़्यादा मरीजों को दूसरी फैसिलिटी में भी ट्रांसफर किया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अभी क्या कमी है सर ऑक्सीजन की, और अगर नहीं है तो इसको स्ट्रीमलाइन कैसे किया आपने? कमी तो कोई भी चीज़ की रहती है, लेकिन हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया है। हमको कैसे इस्तेमाल करना, क्योंकि ये प्रेशियस कमोडिटी है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी हमने उसमें किया। पहले हमारी जो सिस्टम थी वो ऑक्सीजन जो सप्लाई सिस्टम थी वो सिलेंडर बेस्ड सिस्टम थी। सिलेंडर लाओ, सिलेंडर लगा दो और बाद में रीफिलिंग कर लो। उसके बाद में जब हमने देखा डिमांड हमारी बढ़ रही है, सिलेंडर रीफिलिंग में भी हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे रिफिलिंग स्टेशन संक्रमण की वजह से भी बंद हो रहे थे सर, कुछ वैसे भी? हाँ, वैसे भी थे और रिपोर्टिंग टाइम जो था वो समय पे आना ना आना, ये बहुत समस्या थी। और कोई भी सिलेंडर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के ऊपर चलता नहीं है, तो इसको जैसे हमको काफ़ी पेशेंट एक शिफ्ट करना पड़ा था। तो हमने ऐसा डिसीजन लिया कि जो सप्लाई सिस्टम हमारी वो सेंट्रलाइज सप्लाई सिस्टम हो, ताकि एक बड़ा टैंक रहे, उसमें 13,000 लीटर या 26,000 लीटर की कैपेसिटी रहे और पाइपलाइन द्वारा हम ऑक्सीजन सप्लाई करें। उसकी वजह से रेगुलर सप्लाई शुरू हुआ, 20 to 30% उसमें बचत हुई और एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है अभी हमारे पास में ऑक्सीजन है, तो घबराहट जो होती है वो नहीं होती थी। और उसकी रिफिलिंग साइकिल जो थी वो 2 दिन 3 दिन बाद में हुआ कर देती, तो फिर हमको वो सिस्टम सेट हो गई
इसके बाद में हमने जो डॉक्टर और जो नर्सेस थी उनको भी ट्रेनिंग दिया कि ये सपोर्टिव थेरेपी है, ये कोई प्रिंसिपल थेरेपी नहीं है ताकि आप ऑक्सीजन दे दो और भूल जाओ। इसको किसी दूसरे किस मात्रा में देना है, दूसरे ट्रीटमेंट के साथ में देना है, किस मात्रा में देना है, आपको कौन सी लेवल मेंटेन करनी है, 93 to 95 लेवल मेंटेन करनी है, आप 97, 98, 99 मेंटेन करके भी कोई मतलब नहीं रहता है। उसको पेशेंट को भी तकलीफ होती है और पेशेंट रिकवर होने में भी समय लगता है। तो ये हमने अलग अलग प्रकार के उनको बताए। हर वार्ड में हमने एक ऑक्सीजन नर्स अपॉइंट की ताकि उसका एक ही जिम्मा दिया उसको कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, फ्लो मीटर कितना चल रहा है, उसकी लेवल कितनी मेंटेन हो रही है। इसकी वजह से भी हमारे पेशेंट भले ही बढ़ते गए लेकिन हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डिमांड वो एक मर्यादा में रही। 235 मीट्रिक टन के ऊपर हम कभी भी गए नहीं हैं। मतलब ये सब चीज़ों की वजह से हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ा, हमारा CFR भी कम हुआ, जब केस फैटेलिटी रेट है, जो मौत के जो संख्या है वो भी कम हो रही है, परसेंटेज भी कम हो रहा है। अच्छा सर, संक्रमण के जो आंकड़े हम कम देख रहे हैं उसी के साथ ही साथ सवाल उठ रहे थे कि टेस्टिंग भी कम हुई है। हालांकि जो कमिश्नर साहब उनकी तरफ से जवाब आया था कि बहुत अब कम लोग ऐसे हैं जो टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है कि टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग कम होने का मतलब अभी लॉकडाउन में है। पहले हम टेस्टिंग जो किया करते थे शॉपिंग मॉल में किया करते थे, सब्जी मंडी में किया करते थे, फिश मार्केट में, कि जहाँ जहाँ ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होता है वहाँ हम टेस्टिंग करते थे। अब लॉकडाउन में ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है, लोग बाहर निकलना बंद हो चुके हैं, बहुत गिने चुने लोग बाहर निकलते हैं। तो आज भी हमारी टेस्टिंग 30,000, 35,000, 40,000 के आसपास जा रही है। डोर टू डोर टेस्टिंग भी जारी है अभी मुंबई में? हमने वो भी किया है कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उसका सबका हम टेस्टिंग करते हैं। मान लो कि एक घर में कोई माया है, उसके कॉन्टैक्ट में 15 लोग, 16 लोग, 17 लोग अगर है तो उनका भी हमने टेस्टिंग करने का कार्यक्रम जारी रखा है। और इसलिए भी हमारा मतलब पॉजिटिविटी रेट भी कम आ रहा है, पेशेंट्स भी कम आ रहे हैं। और जो बेड की जो संख्या थी उसके बारे में थोड़ी बहुत किल्लत बीच में हुआ करती थी, आईसीयू और वेंटिलेटर की, वो भी अभी हमने मतलब हम एक सुरक्षित अवस्था में है। लेकिन इसके बाद में भी हमारे आईसीयू के बेड भी बढ़ते रहेंगे, वेंटिलेटर भी बढ़ते रहेंगे, ताकि अगर तीसरी अगर वेव आती है तो उसके लिए भी हम तैयार रहे, ये हमारा प्रयास है। जी, तीसरी वेव को लेकर सर अगर आपने इसका जिक्र किया है, यहाँ पे खासतौर से बच्चों को लेकर कहा जा रहा है कि उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको तो वैक्सीनेट किया जा रहा है, बच्चों के लिए अभी टीका नहीं है। तो बच्चों को लेकर क्या तैयारियां हैं और डर कैसा है तीसरी लहर में, और कब तक तीसरी लहर का अंदेशा है कि आएगा? बच्चों में हमने 2 कैटेगरी की है। जो एक जो अभी जो जन्मे हैं बच्चे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था हमने की है। हाँ, नवजात शिशु के लिए अलग व्यवस्था की है। और जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की है। नवजात शिशु की जहाँ पे हमारे मैटरनिटी है, जैसे नायर अस्पताल में हमारा मैटरनिटी है, पॉजिटिव मदर्स के लिए है, जहाँ पे 1001 महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया है और उसमें भी काफ़ी हमको सक्सेस मिला है। जैसे सूर्या हॉस्पिटल में भी हमने कोविड पॉजिटिव मदर के लिए रखा है, KEM हॉस्पिटल में भी हमारे रहते हैं, कुपर में भी हमारे कोविड पॉजिटिव मदर के लिए है। तो यहाँ पे अलग सेक्शन हमने बनाया है छोटे बच्चों के लिए, ताकि अगर कोई पॉजिटिव मदर है, उसका बेटा भी पॉजिटिव अगर है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बना रखी है। मदर पॉजिटिव है, बेटा नेगेटिव है तो उसके लिए, नवजात शिशु का नेगेटिव, उसके लिए अलग व्यवस्था बना रखी है। और जो हमारे जंबो सेंटर है वहाँ पे हम 10 साल के ऊपर से 10 साल से 20 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं, युवा है, उनको हम अलग सेक्शन बना कर रखा है, ताकि वो पूरी भीड़ में अपने आप को खो ना जाए, मतलब अपने आप को भूल ना जाए। और अपने हम उम्र अगर उसके अगल बगल में रहते हैं तो उनके साथ में उसका दिल बना रहे, अच्छा रहे, और वो भी जल्दी रिकवर होने की करे। तो ऐसा अलग अलग सेक्शन हमने बना रखा है। इस बार की लहर में सर सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? ये अंदेशा किसी को नहीं था कि इतने ज़्यादा केसेस और ऐसी मौतें होंगी। सबसे बड़ी चुनौती बीएमसी के लिए इस लहर में क्या रही? बीएमसी की चुनौती यही रही थी कि ज़्यादा लोग आ रहे थे, बिल्डिंग में से आ रहे थे। बिल्डिंग में से आने वाले लोग क्वारंटाइन सेंटर में आते नहीं हैं। अस्पताल में जाने के लिए निजी अस्पतालों की डिमांड ज़्यादा थी, तो उनको कन्विंस करना। और हमारे अस्पताल, जो पब्लिक अस्पतालों के बारे में कभी कभी बोला जाता है कि ये ठीक ठाक नहीं होंगे, डर रहता था, लेकिन जब वो दाखिल हुए तब उनका मूड बदला। उन्हें 10 लोगों को बताया कि निजी अस्पतालों से ज़्यादा आप अगर सरकारी अस्पताल में या महानगर पालिका अस्पताल में जाएंगे तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी किल्लत नहीं है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएँ, लेकिन ये लोगों को हमको कन्विंस करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वो भी चैलेंज हम कर पाए। और अभी आप देखते हैं तो 70% to 80% पेशेंट हमारे महानगर पालिका अस्पताल में है, और 20%, 25% पेशेंट जो है वो निजी अस्पतालों में है।
जी सर, एक आखिरी सवाल लूंगी। अब चूंकि संक्रमण के मामले नीचे जा रहे हैं तो बहुत सारे मुंबईकर ये सवाल पूछते हैं कि क्या 15 मई तक जो रिस्ट्रिक्शन है क्या इसके बाद भी ये लागू रहेगा, उस पर अगर कुछ आप कह सकें। उसमें मतलब ऐसा है कि मुंबई के आंकड़े ज़रूर नीचे जा रहे हैं, लेकिन मुंबई का अकेले का विचार हमको करते नहीं आएगा। अगल बगल के जो हमारी सप्लाई लाइन्स है, जो फीडर क्षेत्र है, जैसे ठाणा डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़ है, नई मुंबई है, यहाँ के भी काफ़ी आना जाना रहता है। तो वहाँ की भी परिस्थिति का हमको आकलन करना होगा, और वो परिस्थिति अगर ठीक ठाक होती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ डील, कुछ न कुछ रियायत इसमें आ सकती है। वो परिस्थिति अगर ठीक नहीं होती अगल बगल के इलाकों की तो थोड़ा कुछ समय तक हमको और तकलीफ हो सकती है। आने वाले समय में इसको मॉनिटर करके फिर फैसला लिया जाएगा। हाँ जी। एक और सर आखिरी सवाल, कुछ रिपोर्ट्स थी कि दिल्ली से भी क्योंकि इतनी बड़ी किल्लत है बेड और ऑक्सीजन की, तो कुछ संख्या में जो मरीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं मुंबई में ट्रीटमेंट कराने की। क्या ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली एनसीआर से मरीज आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे बम्बई की अगर बात करें तो यहाँ पे 40% पेशेंट जो है बाहर से आते हैं, चाहे वो एमएमआर रीजन से आते हैं या महाराष्ट्र के कोई अन्य जिलों से आते हैं या महाराष्ट्र के बाहर से भी आते हैं। तो ये मुंबई का पहले से एक खासियत रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हेल्थ सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक रहा है, तो वो इसलिए वहाँ पे आते हैं। वैसे भी अभी मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं, लेकिन बाहर गांव से आने वाले जो पेशेंट है उसकी संख्या में बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।